किताबों की दुनिया समझते समझते किताबों की दुनिया समझते समझते किताबों की दुनिया समझते समझते जिंदगी निकल जाएगी। किताबों की दुनिया समझते समझते जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी निकल जाएगी। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जिंदगी की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जिंदगी की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। फिर से सुनिएगा। किताबों की दुनिया समझते समझते ये जिंदगी निकल जाएगी। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जिंदगी का इक्वेशन बिगड़ जाएगी। सोचते हैं निकल जाएं इन किताबों की दुनिया से। सोचते हैं निकल जाएं इन किताबों की दुनिया से। पर क्या पता इन्हीं किताबों से एक दिन जिंदगी जन्नत में बदल जाएगी। इसी लाइन के साथ मैं आदित्य जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार सभी लोग को मेरा जय हिंद और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आइए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ फिर से स्टार्ट लेते हैं हम लोग हिस्ट्री का मंगल काल। अभी तक लगातार मैं हिस्ट्री आप लोगों को देते हुए बीच बीच में आप लोगों को ब्रेक देकर कुछ नए नए टॉपिक भी मैंने डाले थे। कल टेस्ट हुआ आप लोगों का। टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखिए, टेस्ट आप देते हैं अच्छा लगता है, जब तक टेस्ट नहीं देंगे आप बेस्ट नहीं दोगे। जी हाँ, और हम लोग पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डाल देंगे। जी हाँ, चलिए ले चलते हैं आप लोगों को फिर से उन्हीं किताबों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, तो अकबर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, खास करके बिहार एसआई, यूपी एसआई। जी हाँ, चलिए चलते हैं अकबर पार्ट 2 में। देखिए, अकबर मैं पढ़ाया था आप लोगों को। अकबर नाम का अर्थ महान। जी हाँ, नाम का अर्थ महान। अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में जन्म हुआ था। 42, 46, 56 याद होगा। 42 में जन्म था, 46 में खतना था, 56 में क्या था तो उसका राज्याभिषेक था। ऐसा 56 से 60 तक के शासन को पेटीकोट शासन कहते हैं। याद होगा दोस्त, भूले नहीं होंगे। और मैं बताया था आप लोगों को, अकबर के दरबार को, मंत्रिपरिषद को नवरत्न कहते थे, जिसमें बैड फैट एमडीएच रहा करते थे। और शिवाजी का अष्ट प्रधान और कृष्णदेवराय का अष्ट दिग्गज हम लोग पढ़े थे दोस्तों। जी हाँ, उसके पहले शेरशाह खत्म हो चुका है, पहले हुमायूं खत्म हो चुका है, पहले बाबर खत्म हो चुका है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है मुझसे पढ़ने वालों को ये सारी बातें याद होगी। ऑप्शन पे तो बना ही दोगे मेरे दोस्त। तो चलो ले चलते हैं अकबर पार्ट 2 में। देखो, मुगलों की भाषा जो थी वो फारसी थी। पहली बात यहाँ ध्यान देना, मुगलों की भाषा जो थी वो फारसी थी। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, मुगलों की भाषा यानी जो मुगल लोग थे उनका लैंग्वेज क्या था, तो फारसी लैंग्वेज को वो अप्लाई करते थे अपने समय में। ठीक है, अब देखो दोस्त, दी गई उपाधियां मैंने टॉपिक लिख रखा है। सबसे पहले दी गई उपाधियां कि अकबर ने किसको किसको कौन कौन सी उपाधियां दी थी, सबसे पहले मैं उसको कलेक्ट किया हूं एक जगह। चलो आओ देखते हैं दी गई उपाधियां। देखो, जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को अकबर ने क्या किया था? जगत गुरु का उपाधि दिया। क्या बोला कि तुम कौन हो? जगत गुरु हो, ऐसा। जी हाँ, जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से नवाजा गया, ऐसा। ठीक है, तानसेन को कवि कंठ भरण बाणी विलास, ये महान संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे। जी हाँ, तो ये तानसेन को कवि कंठ भरण बाणी विलास। ठीक है, अकबर ने प्रसिद्ध जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि दिया? जगत गुरु का उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? जगत गुरु का उपाधि दिया। और तानसेन, बचपन का नाम रामतनु पांडे, वही तानसेन जिसने मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, जी हाँ मैंने बताया था आप लोगों को। तो अकबर ने तानसेन को कवि कंठ भरण बाणी विलास, मेरे साथ याद करना, ठीक है, इसको पार्ट पार्ट बांट के, कवि कंठ भरण बाणी विलास, कवि कंठ भरण बाणी विलास। ना भी याद हो, याद रखियो, सबसे बड़का उपाधि अकबर को, अब सॉरी, सबसे बड़का उपाधि तानसेन को, कवि कंठ भरण बाणी विलास।
अकबर ने अपने जमाने का सबसे बड़ा उपाधि किसको दिया था? तानसेन को। कौन सी उपाधि था? तो बड़का उपाधि से तो पकड़ लोगे ना, कवि कंठ भरण वाणी विलास। तो मुगलों की भाषा कैसी थी? फारसी थी। जैनाचार्य हरविजय सूरी को कौन सी उपाधि? जगत गुरु की। और बड़का उपाधि किसको? तानसेन को। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। पक्का? अब देखो दोस्त, बीरबल को राजा या कविराज भी कहा करता था। ये अकबर ने क्या किया? इसको राजा कहकर संबोधित किया, कविराज कहकर। हम पहले भी बताए थे जब बीरबल पढ़ा रहे थे तो। और वही बीरबल जिसका मूल नाम महिषदास हुआ करता था, कालपी, याद है ना आप लोगों को? तो बीरबल राजा या कविराज की उपाधि मिला किसको? बीरबल को, कि कविराज हो तुम, राजा हो तुम, ऐसा। ठीक है, अब देखिए, भगवान दास भारमल का पुत्र, मालूम होगा आप लोगों को। तो ये अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था इसको, अमीर उल उमरा की उपाधि। भारमल के पुत्र भगवान दास, जो कि ये ऑलरेडी एक नवरत्न में से एक रत्न था, इसको क्या मिला था? रिमाइंडेड कीजिएगा, अमीर उल उमरा की उपाधि मिला इसको, अमीर उल उमरा। प्रसिद्ध जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। सबसे बड़ा का उपाधि किसको? तानसेन को। और भगवान दास को क्या? अमीर उल उमरा। कुछ देर रुको, जिंदगी भर यहाँ रुक जाएगा। मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, घंटी जरूर बजाना, शेयर कर देना। पुराने हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चलो आगे चलते हैं। भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि किसको? भगवान दास को मिला। साथ ही साथ नरहरि को महापात्र की उपाधि मिलता है। आचार्य नरहरि को महापात्र का उपाधि मिलता है। कविराज कौन था भैया? ये आपका बीरबल। राजा कौन था? बीरबल। जी हाँ। कवि कंठ भरण वाणी विलास कौन था? तानसेन। जगत गुरु कौन थे? जैनाचार्य हरविजय सूरी। जी हाँ। और महापात्र कौन है? तो नरहरि को महापात्र की उपाधि। ठीक है। अकबर के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार, एक का नाम अब्बुस समद था, एक का नाम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। और बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है बुआ। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। अब्बुस समद को शीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि मिला। अब्बुस समद को शीरी कलम, अब्बुस समद को शीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि से नवाजता है। कौन नवाजता है? तो ये अकबर नवाजता है। ऐसा थोड़ा टिपिकल हो रहा है, घबराना मत। ठीक है, शुरू से लेते हैं। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि मिली। सबसे बड़ा उपाधि किसको? तानसेन को। राजा कौन था? बीरबल। कविराज कौन था? बीरबल। और नरहरि को क्या कहा? महापात्र की उपाधि। जी हाँ। अब देखो, अब्बुस समद श्री कलम, तो याद कर लेना ना, श्री कलम कौन चलाता है? अब्बुस समद। ये श्री कलम से कौन लिखता था? अब्बुस समद। और जड़ी कलम से कौन लिखता था? तो हुसैन कश्मीरी। मेरे तरीके से समझो ना, श्री कलम से एगो को याद कर लो, याद हो जाएगा। एगो की याद कर लो, याद हो जाएगा ना बुआ। अब देखो, अब्बुस समद श्री कलम, अब्बुस समद श्री कलम की उपाधि। श्री कलम से कौन लिखता था? अब्बुस समद। कौन था? चित्रकार था। मान लेना है, मान के तो पूरा गणित बन जाता है बुआ। ठीक है, तो ये अब्बुस समद श्री कलम, अब्बुस समद श्री कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जड़ी कलम। आप देखो, इतनी चीजें हम लोग जाने उपाधि से रिलेटेड। पक्का ना? अब्बुस समद क्या चलाता था? श्री कलम। याद हो जाएगा, मेरे साथ रहो ना, मैं चैलेंज देता हूँ यार। नहीं याद होगा तो चैनल बंद कर दूंगा। जी हाँ, बस रुक गए, मुझको सुन लिए तो। और टाइम पास करने के लिए भी चैनल खोलोगे ना कुछ जरूर सीखोगे। चलो दोस्त, आगे चलते हैं। तो अब्बुस समद क्या? तो ये श्री कलम चलाता था। और ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी क्या? जड़ी कलम। एगो याद कर लोगे, एगो बाय डिफॉल्ट दिमाग में चला जाएगा। नरहरि महापात्र था। बड़का उपाधि किसको? तानसेन को। कवि राज कौन था? तो ये आपका बीरबल। राजा कौन था? बीरबल। जी हाँ, पक्का ना? तो श्री कलम की उपाधि किसको? अब्बुस समद। जड़ी कलम की किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। आप देखो बुगा, और आगे चलते हैं लेकर। आप देखो यहाँ पे, मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा? इधर आ जाओ क्या? चलो इधर आ जाते हैं। आप देखो, अकबर का भूमि सुधार। चले थोड़ा भूमि सुधार भी देख लेते हैं। अब युद्ध नहीं करवाए हैं, ऐसे बीच में युद्ध हो चुका है पहले ही ये सब कार्य के, बट युद्ध बाद में कराते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है यार, प्यार दो और प्यार लो। ठीक है, तो और मोहब्बत की बात अभी नहीं किया। अकबर की मोहब्बत याद है ना, जोधा भाई? जी हाँ, देखे होंगे आप लोग जोधा अकबर मूवी। जी हाँ,
अब देखो, अकबर का भूमि सुधार, भूमि माप में इलाही गज का प्रयोग करता था ये अकबर। जी हाँ, जैसे कि सन की डंडी वो करता था ना, क्या नाम था, शेरशाह, 32 अंक वाला सिकंदरी गज शेरशाह था ना। तो ये देखो, ये जो है ना, भूमि के माप में इलाही गज का प्रयोग करता था। किसका? इलाही गज का प्रयोग करता था। अब भूमि कर के निर्धारण में आईने 10 साल नीति, हम बताए थे ना, 10 साल बंदोबस्त का समय किस अकबर के समय पहले भी जिक्र हुआ है। तो ये भूमि के माप में इलाही गज का प्रयोग और भूमि कर निर्धारण में क्या, आईने 10 साल पद्धति। जो भूमि का टैक्स होता है, लैंड टैक्स जिसको बोलते हैं, लैंड टैक्स में वो एक सिस्टम था, वो जो लोग सीबीएसई वाले ना समझ लेंगे, 10 साल नीति बोले तो 10 साल पॉलिसी का नाम था उनका, ठीक है। जैसे भी बहुत सारी पॉलिसी आई है ना, वैसे ही 10 साल नीति फॉलो करता था, ठीक है। पढ़िएगा आप लोग क्या है 10 साल नीति, ठीक है। तो भूमि कर निर्धारण में आई है 10 साल नीति, जी हाँ। और इलाही गज का प्रयोग करता था अकबर, इलाही गज का प्रयोग करता था, भूमि की माप के लिए इलाही गज का प्रयोग करता था। और नरहरि की उपाधि किस महापात्र की उपाधि मिली थी? कविराज बीरबल, राजा बीरबल। सबसे बड़का उपाधि तानसेन, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। जी हाँ, हरविजय सूरी को क्या था? जगत गुरु की उपाधि। पक्का ना बुआ? अब आगे चले, इलाही गज का प्रयोग कौन करता था? अकबर। जी हाँ, 10 साल बंदोबस्त अकबर। जी हाँ। अब देखो, ये उपज का ना 1/3 भाग, समझते हो ना, 1/3, 1/3 भाग लगान निर्धारण किया। जी हाँ, ये 1/3 भाग लगान निर्धारण किया, 1/3 भाग क्या किया? लगान निर्धारण किया, ठीक है। और आगे चले, चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बुआ, अब यहाँ पे आते हैं निर्माण में, निर्माणिया स्थापना। तो 1/3 भाग लगान के रूप में वसूलता था अकबर। इलाही गज का क्या करता था? भूमि की माप के लिए प्रयोग करता था। 10 साल बंदोबस्त, मालूम है ना आप लोगों को? वो टोडरमल याद है ना? टोडरमल बैट फैट एमडीएच का राजस्व विभाग का प्रमुख। टेस्ट लगेगा बुआ 280 क्वेश्चनों का, गर्दा उड़ा दियो, ठीक है। खास करके जो लोग एसआई वाले हैं ना, और बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, लोग ध्यान देंगे। और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो एक बेहतरीन बैच में डिजाइन करने के फेवर में हूँ, जिसमें दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, इन तीनों को मर्ज करके एक साथ जो उनका कॉमन चैप्टर है पहले निकाल के पढ़ा दूं। और देखो दोस्त, मेरे ऊपर सरस्वती का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं जो पढ़ाता हूँ ना, तो परीक्षाओं में उसके प्रश्न दिखते हैं। जी हाँ, जीके जीएस में एक बड़ी बात है। और जितना पढ़ाया है ना तुम लोग को लॉकडाउन में, देखना आने वाली परीक्षा में आदित्य सर को भूलोगे नहीं, याद जरूर रहूंगा। लव यू यार, ठीक है। तो ये निर्माण, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कौन करवाया? अकबर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कौन करवाता है भैया? अकबर करवाता है। क्या करवाता है? दीन ए इलाही धर्म का स्थापना। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, जी हाँ, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम वह हिंदू राजा कौन था? बीरबल। जी हाँ, हम पढ़ाए थे आप लोगों को। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कौन करवाया? अकबर कराया। इसको स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू राजा कौन था? बीरबल था। ऐसा वही बीरबल महेश दसवां, ठीक ना। अब देखो बुआ, आगरे के समीप इसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी का स्थापना करवाया। ये सब पढ़ा चुके हैं, डेट नहीं बताऊंगा। जी हाँ, आगरे के समीप फतेहपुर सीकरी का स्थापना। अकबर ने एक नया कैलेंडर, इलाही सम्मत, याद रखना, एक इलाही गज और इलाही सम्मत, पक्का ना। इलाही गज का प्रयोग भूमि की माप के लिए, और एक नया कैलेंडर लॉन्च किया जिसको इलाही सम्मत कहा गया। क्या कहा गया? इलाही सम्मत। ऐसा। अब देखो, बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ। जी हाँ, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके विजय में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया? बुलंद दरवाजा का, देखो बोर्ड पे बुआ, बोर्ड पे देखो, नीचे लिख रखा है, मैं हट जाता हूँ। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके लिए? गुजरात विजय के लिए करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दीन इलाही धर्म की स्थापना, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये सब कौन किया है? ये तुम्हारा अकबर किया है। ऐसा। जी हाँ, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। गुजरात विजय जो था 1571 के दौरान अकबर प्रथम बार पुर्तगालियों से भी मिला था। प्रथम बार पुर्तगालियों से मिला था, ठीक है। और प्रथम बार समुद्र दर्शन भी इसी दौरान हुआ था। आ जाता हूँ बोर्ड पे फिर से ठीक है, फिर से बोर्ड पे आ जाता हूँ। तो ये गुजरात विजय हुआ, और गुजरात विजय प्रथम बार इसने समुद्र देखा था, समुद्र पहली बार देखा था गुजरात विजय, और पुर्तगालियों से पहली बार मिला था। ठीक है ना बुआ, समझ में आ रही?
कितना आसानी से सीखते जा रहे हैं हम लोग। भूमि की माप के लिए इलाही गज का प्रयोग और लगान वसूलने के लिए 10 साल बंदोबस्त, 10 साल नीति का प्रयोग 1/3 भाग लेता था ऐसा, ठीक है। और इलाही सम्मत एक नया कैलेंडर का प्रयोग करवाया ऐसा। फिर हम लोग ने दीन इलाही धर्म की स्थापना, नवीन धर्म था, नया धर्म, और उसको स्वीकार कौन किया था? बीरबल जिया, वो हिंदू राजा था, महेश दसवा उसका नाम था। फिर हम लोगों ने पढ़ा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया। याद है ना 1971 वाली घटना? भूले नहीं ना हो, हम बताए थे। 82, 83, 84, 71, 79, 82, 83, याद है ना बुआ? चलो चलो आगे चलो। तो पुर्तगालियों से भेंट हो गया, गुजरात बीच में समुद्र देख लिया। अब हेने ले चलते हैं। देखो साहित्य जानते हो, अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन निकालते हैं बुआ। इसको मिटा दे क्या? डस्टर कहाँ है जी? डस्टर देखे हो तुम लोग? नहीं देखे हो? डस्टर देखे हो जी? आप लोग डस्टर कहाँ रख दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हाथ से ही मिटा देते हैं। अब देखो हाथ से मिटा देते हैं। अब देखो साहित्य की दुनिया में ले चलते हैं। देखो अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, देखो मैंने लिख रखा है कि अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। मतलब कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। अब देखो अकबर 3 जहांगीर के समय काल को, जहांगीर इसके बाद आएगा जहांगीर। जहांगीर के समय को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन याद करना, स्वर्णकाल कहते हैं। और आपका शाहजहां के समय को, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का, स्थापत्य, जी हाँ, जो बहुत सारे निर्माण होते हैं ना, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, वो स्थापत्य, बहुत सारे स्थापत्य, जी हाँ, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहें? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो याद रखना, जहांगीर बराबर चित्रकला का स्वर्णकाल, शाहजहां बराबर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और अकबर बराबर क्या? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है बुआ? अब देखो अकबर याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखो अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को क्या कहते हैं? जहांगीर के समय को क्या कहते हैं? तो ये चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और ये शाहजहां के समय को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं ऐसा, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है बुआ? आप देखो, अब देखो अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग की स्थापना हुई। अब देखो नहीं समझ में, अब यू नहीं समझे हो। देखो चित्रकला बराबर जैसे इक्वल टू याद होता है, याद कर लो। चित्रकला बराबर जहांगीर, स्थापत्य कला बराबर शाहजहां, हिंदी साहित्य बराबर अकबर, हिंदी साहित्य बराबर अकबर, चित्रकला बराबर जहांगीर, स्थापत्य कला बराबर क्या? शाहजहां। अकबर ने क्या किया? एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया। किसका? अनुवाद विभाग का स्थापना किया। इसके समय में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से किया। पंचतंत्र का क्या किया? तो फारसी अनुवाद हुआ, किस नाम से? तो मैंडेट कीजिएगा, अनवर ए सादात नाम से किया ऐसा। और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से, किसका? पंचतंत्र, जानते हैं ना पंचतंत्र के बारे में, आचार्य विष्णु शर्मा इसको लिखे हैं। ठीक है, तो ये शेख सुल्तान नकीब खान और बदायूनी से थोड़ा सा तुम लोग को गौर से पढ़ना, ठीक है। इसमें मेरा रोल नहीं है। रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद, मुगलों की भाषा फारसी थी ना, तो ये रामायण का बदायूनी शेख सुल्तान नकीब खां करते हैं। वो महाभारत, देखो महाभारत का जो प्राचीन नाम था रज्जनामा था, जिसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। महाभारत में युद्ध ही हुआ है ना, तो रज्जनामा कहते हैं। महाभारत का मतलब ओल्ड नेम, एंशिएंट नेम जो है उसको कहते हैं क्या? रज्जनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जनामा, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या? युद्ध की पुस्तक। याद रखिए भैया। अब देखो हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फारसी रूपांतरण किया। फैजी ने नल दमयंती, सूरदास द्वारा रचित यह नल दमयंती है, जी हाँ, सहेली नाम से इसका अनुवाद किया गया। फैजी जो है, पहचानते हैं ना फैजी को? तो ये फैजी ने क्या किया ना
कि नल दमयंती कथा का कथा है ये, नल दमयंती ससुरदास लिखे थे, सहेली नाम से उसका अनुवाद किया। ठीक है, चलो चलते हैं और आगे। आइए चलते हैं आगे। अब अकबर का युद्ध भी देख लीजिए आप लोग। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा ही पॉपुलर है, आप लोग को मालूम होगा। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह साफ साफ देख सकते हैं आप लोग कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ, 18 जून को हुआ। जी हाँ, पानीपत का जो है 1556 में हुआ था। हम बताए थे 26, 56, 61। 26 में बाबर लड़ा था पहला, फिर 56, फिर 61, ऐसा। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप जो थे यह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। किसके शासक थे? यह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, ऐसा। वही महाराणा प्रताप जिनकी वीरता की कहानी आप लोग को सुनाई जाती है, जी हाँ, जो कि जंगल में घास की रोटी खाए थे, वही महाराणा प्रताप की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसी मान्यता है कि महाराणा प्रताप के मौत के बाद अकबर फूट फूट कर रोया था। जी हाँ, और युद्ध अलग की बात है। जी हाँ, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और महाराणा प्रताप जो थे या मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। कहाँ के? मेवाड़ के। 1576 में हल्दी घाटी, 1576 में हल्दी घाटी और पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में हम बताए थे 26, 56, 61, 26, 56, 61। 56 में होता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और जीत जाता है अकबर। उस समय उसका जो सेनापति था वह था कौन? मानसिंह था। किसका? अकबर का सेनापति था कौन? मानसिंह था, ऐसा। मानसिंह जो था अकबर का सेनापति हुआ करता था, ऐसा। जी हाँ, अब ये पानीपत हल्दी घाटी जीतने के बाद नहीं रुका अकबर, न जाने कितने प्रदेशों को जीतता गया। एग्जाम्पल के तौर पे मालवा, चुनार, गुंडवाना, आमेर, जिया, भेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, सिंध, बहुत सारे अनगिनत। जी हाँ, चलते चलते बस ये बात याद रखना। जी हाँ, अकबर नकारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। क्या बजाता था? अकबर नकारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत भी अकबर के समय में हुई। अकबर नकारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत भी अकबर के समय हुई। और तानसेन अकबर के राज्य में आने के पहले राजा रामचंद्र का राजाश्रय में था। चलो याद करा देता हूँ, 2 मिनट में याद हो जाएगा। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। जी हाँ, मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, ऐसा। और ये पानीपत का युद्ध 56 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ऐसा। जी हाँ, और ये 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नकारा। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, अकबर वाद्य यंत्र नकारा बजाता था, ऐसा। तानसेन अकबर के दरबार में आने के पहले वह राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे, रीवा के राजा थे। कौन? राजा रामचंद्र। जी, राजा रामचंद्र जो थे रीवा के राजा थे, ऐसा। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे, ऐसा। और अकबर के शासन काल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, ऐसा। और साम्राज्य को सूबों में बांटने वाला यह राजा था कौन? अकबर। जी हाँ, ऐसा। तो अकबर के लगभग लगभग पॉइंट हम लोग दिख चुके हैं। चलिए थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत, यानी अकबर की लव लाइफ। ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा, ऐसा। चलिए चलते हैं अकबर की लव लाइफ की ओर। आइए अंत की ओर हम लोगों की क्लास बढ़ता हुआ। जी हाँ, अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अंत इसका। देखिए मैंने लिख रखा है आई लव यू जोधा। जी हाँ, आई लव यू जोधा। अकबर ने जोधा को लव यू बोला था अपने समय में। जी हाँ, और अकबर शादी करता है किससे? तो जोधाबाई से करता है, जो कि राजा भारमल की पुत्री थी। कौन? जोधाबाई जो थी राजा भारमल की पुत्री थी, ऐसा। और उससे मोहब्बत हो जाती है और अकबर विवाह कर लेता है राजा भारमल की पुत्री किससे? जोधाबाई से, जिसको मरियम उज जमानी भी कहा जाता है।
इसको नाम दिया गया मरियम उज़्ज़मानी। और जब ये विवाह होता है, कहा जाता है कि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि लड़का बहुत बदमाशी करता है तो बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि विवाह कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी ही मान्यता है लड़कियों के पास कि वो ऐसा ट्रीट कर देती हैं कि लड़के बेचारे सुधर जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने सुधरते हुए देखा है। तो ये अकबर भी जब मोहब्बत होता है या लव यू करने लगता है जोधा जोधा, और जोधाबाई से शादी हो जाती है इसकी। शादी होने के बाद वो हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कि सहृदय हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म से लगाव हो जाता है अकबर का, ऐसा। और अकबर की मृत्यु जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे जोधा और अकबर के विषय में। अकबर का मृत्यु जो होता है 1605 में हो जाता है। अतिसार नामक रोग से अकबर का मृत्यु हुआ था। किसका? अतिसार नामक रोग से हुआ था, ऐसा। जी हाँ, इसको सिकंदरा में, जो कि आगरा के समीप है, वहीं पर दफनाया गया, ऐसा। आगरा के समीप सिकंदरा है, वहीं पर दफना दिया गया किसको? अकबर को। और अकबर के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा गया है, ऐसा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, मुगलों का शासनकाल का स्वर्णकाल भी किसके समय में कहा गया? अकबर के समय को ही कहा गया था, ऐसा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जहांगीर के साथ, और इसका एक बेहतरीन टेस्ट लगने वाला है। आप सभी लोगों को धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। सारे प्रश्नों को नोट कीजिए अपने कॉपी पर पेन से। जी हाँ, आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद, कलम क्रांति जिंदाबाद, रख हौसला, हिम्मत ना हार। लव यू।